हे एवरीबडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कब इसकी फॉर्मेशन हुई, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। हु इशूड 1 रुपी कॉइन इन इंडिया, यानी कि जो 1 रुपये का आपका सिक्का होता है उसको कौन इशू करता है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन चारों में से कोई एक है जो कि आपके 1 रुपये के सिक्के को जारी करता है। तो आंसर आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की एक सेंट्रल बैंक बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करती है या फिर रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी आपके मनी के सप्लाई होते हैं या फिर करेंसी जो इशू की जाती है उनको कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई। ठीक है, और जो भी इंडियन रुपीज़ जो होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है कि आपका फॉरेन कंट्री में इंडिया की क्या वैल्यू होगी, मतलब इंडिया रुपी की क्या वैल्यू होगी, ये सब भी किसके द्वारा आपके रेगुलेट किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। और जो भी बैंकिंग सिस्टम है जो पूरा आपका आरबीआई पे डिपेंडेंट है, मतलब कि आरबीआई सारी ब्रांचेस के वो करेगी कि कौन सी ब्रांच कहाँ खुलेगी या फिर कौन से बैंक आपस में मर्ज होंगे, ये सारा आप कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई। तो इसको कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक है ये, मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम का, इंडिया के पूरे भी जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कौन संभालता है, आपका आरबीआई। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये मेंबर है जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर हैं जो कि यूएस में प्रेजेंट है। तो उसका भी एक मेंबर होने के नाते ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी तो सेंट्रल बॉडी है ही बैंकिंग सिस्टम की, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कैसे कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमीशन आपके लिए, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमीशन आता है, इसके द्वारा बोला जाता है कि आरबीआई की फॉर्मेशन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो 1934 का आरबीआई एक्ट आता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो इसके द्वारा 1935 में आरबीआई की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपको पूछता है कि आरबीआई की फॉर्मेशन कौन से एक्ट से हुई है तो आपको क्या आंसर करना है, 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, और फॉर्मेशन हुई थी आपकी 1935 में। इंपॉर्टेंट डेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो कलकत्ता को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड बना दिया था उस टाइम पे, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट चल रही थी। तो आरबीआई की फॉर्मेशन भी आपकी कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ईयर आपके लिए है 1937। 1935 में तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बट कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। तो 1937 में फाइनली इन लोगों ने क्या करा कि आरबीआई को कलकत्ता से कहाँ मूव कर दिया, मुंबई इसको मूव कर दिया। तो अभी भी एट प्रेजेंट भी इसके हेडक्वार्टर अगर आपको पूछता है तो कहाँ मिलेंगे, मुंबई में इसके अभी हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब इंडिया आज़ाद हो जाता है 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है, तो उससे पहले तो क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो ये क्या करते हैं, 1949 में आपके आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। नेशनलाइजेशन बेसिकली होता है क्या है, क्योंकि उससे पहले आरबीआई क्या हुआ करता था, एक प्राइवेट अथॉरिटी हुआ करता था। मतलब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो क्या करता था, आरबीआई से लोन लेता था, या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वही अपने पैसे जमा कर सकता था। ये लोकल जो पब्लिक होती थी वो इसको यूज़ नहीं कर पाती थी क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता था। लेकिन 1949 में फाइनली इसको एक डेट आती है आपके लिए, 1 जनवरी 1949 को फाइनली इसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने लग गया। ठीक है, तो अब इसको लोकल जो पब्लिक होगी वो भी यूज़ कर सकेगी 1949 के बाद। ठीक है, अब इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आ जाती है अभी हाल फिलहाल में, जो आपके लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई किस चीज़ को मिलकर बन रखा होता है, 5 इसमें बॉडी होती हैं। एक आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है, और 4 आपके डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो हम देख लेते हैं गवर्नर कौन है, आपके शक्तिकांत दास इनका नाम है, जो हमारे 25 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, और 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं, तो उनके नाम हम देख लेते हैं। चारों के नाम आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से आपके आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर नहीं है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको चारों के नाम याद होने चाहिए कौन कौन है।
जैसे पहला हो गया आपके टी रविशंकर, इनका नाम है, एम राजेश्वर राव दूसरे, और डॉक्टर एम डी महापात्र तीसरे, और एम के जैन आपके चौथे। यानी कि 4 डिप्यूटी गवर्नर आपके हो गए और एक आपके गवर्नर हो गए, जो कि कौन है आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके प्रियम्बल और लोगों के बारे में। तो किसी भी चीज़ को आपको पता होगा, कोई भी प्रियम्बल किसको बोला जाता है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो इसी तरीके से आरबीआई का भी एक प्रियम्बल यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि बेसिकली इसके फंक्शनिंग को दिखाता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रियम्बल लगा रखा है, ये एज इट इज़ ऐसे लिखा गया है, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो साथ साथ पढ़ लेते हैं क्या है, क्या लिखा गया है इसके प्रियम्बल में। ठीक है, तो इसका प्रियम्बल कहता है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, जो भी मैं लाइन हाईलाइट करूँगी यानी कि ये इसके फंक्शन हो सकते हैं। एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। यानी कि बेसिकली इसका काम क्या है कि जो भी आपके बैंक नोट्स हैं या फिर जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी होती है इंडिया में, उसको ये रेगुलेट करता है, और हमारी जो करेंसी होती है, इंडिया की जो भी करेंसी होती है, उसको ऑपरेट करता है। मतलब उसका फॉरेन में कैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, ये सारे किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा ये ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं। अगर हम बात करें लोगों के बारे में, ये तो हमने प्रियम्बल के बारे में बात कर ली। अगर हम इसके लोगों के बारे में बात करें तो इसका लोगो क्या है। ठीक है, एक पाम ट्री इसमें बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं आरबीआई का लोगो है। ठीक है, लोगो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था, मतलब वहीं से चलता आ रहा है। एक पाम ट्री आपको मिलेगा और एक टाइगर की इसमें फ़ोटो मिलेगी, और बाकी ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगाई गई है, किसके द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है कि जो ये आरबीआई का लोगो है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो इनका नाम है उदय कुमार, इनका नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उदय कुमार के द्वारा आपका आरबीआई का लोगो डिज़ाइन करा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके फंक्शन पे कि आरबीआई का फंक्शन क्या होता है। अब हमने बेसिकली सारी चीज़ें जान ली हैं कि आरबीआई होता क्या है, तो अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ये फंक्शन होता है। सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है वो होता है मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं इंडिया में, उनको कौन कंट्रोल करता है या कौन रेगुलेट करता है, तो ये काम होता है आपका आरबीआई का। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो आपने सुना होगा कि बैंक की रेट बढ़ चुकी है, या फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, या फिर आपने रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट सुना होगा। ये सारा कौन आपका रेगुलेट करता है, ये सब आते हैं आपके आरबीआई के अंदर। तो जितनी भी अगर आपको पूछता है कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई। ठीक है, और क्या इसके काम हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मतलब कितना पैसा मार्केट में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ये सब किसके काम हो जाएंगे, आपके आरबीआई के। लाइसेंस इशू जो करवाता है, या फिर बैंक मर्ज, ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि जितने भी बैंक के विलय या मर्ज होते हैं, कि 2 बैंक या 3 बैंक आपस में मिल गए हैं, तो ये मर्जर का काम करता कौन है, आपका आरबीआई काम करता है। या ब्रांच एक्सपेंशन, या ब्रांच को कितना बढ़ाना है, कौन सी ब्रांच कहाँ बढ़ेगी, ये सारे काम आपके इसके हो जाएंगे आरबीआई के। ठीक है, एक और जो कि फॉरेन एक्सचेंज का इसका काम होता है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितना भी फॉरेन रिजर्व रहता है इंडिया में, कितना फॉरेन रिजर्व रहना चाहिए, यानी कि बाहर का कितना पैसा इंडिया में रहना चाहिए, ये सब किसका काम होगा, आपका आरबीआई का। या फिर हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या होगी आउटसाइड द कंट्री, वो सब भी कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ द रुपी आउटसाइड द कंट्री कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई। या फिर जितना भी फॉरेन ट्रेड किया जाता है इंडिया में, उसका जो भी आपका पैसा होगा वो कौन रेगुलेट करेगा, आपका आरबीआई। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इशूइंग ऑफ करेंसी। तो जितने भी नोट्स या कॉइन्स हैं इंडिया में, वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा वो इशू किए जाते हैं, एक्सेप्ट 1 रुपये के नोट के। तो आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो जो 1 रुपये का सिक्का होता है उसको आपका आरबीआई नहीं इशू करता है, उसको आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी इशू करती है। बाकी जितने भी कॉइन्स या जितने भी नोट्स होते हैं वो आपके आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी नोट्स होते हैं उनमें आपके गवर्नर के साइन होते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो कौन है, शक्तिकांत दास हैं, तो उनके आपको सिग्नेचर मिलेंगे सारे जितने भी नोट्स हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड जो भी हैं। तो अगर आपको पूछता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम है सर ऑस्बॉर्न स्मिथ।
ठीक है। तो ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर हैं, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नर थे, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन एक और बनता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करें हम तो सीडी देशमुख इनका नाम है, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है कि पहली वुमेन डिप्यूटी गवर्नर कौन थी आरबीआई की, तो इनका नाम है केजी उदेशी। ठीक है, तो केजी उदेशी इनका नाम है, ये पहली महिला डिप्यूटी गवर्नर थी आरबीआई की। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एक ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी तक इंडिया में जो कि आरबीआई के गवर्नर बने हैं, तो इनका नाम कौन है, नन अदर देन मनमोहन सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और ये इकलौते प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो अगर हम इनके टर्म की बात करें तो इनका टर्म कितने का होता है, तो 4 साल के लिए इनका टर्म होता है। ठीक है, और इसके कुछ ऑफिस की बात करें तो इसके 4 जोनल ऑफिस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं। अगर हम वैसी ब्रांचेस बात करेंगे तो 19 ब्रांचेस अभी तक इसकी और जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये इसकी जोनल ऑफिस ब्रांचेस हैं, तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, जहाँ पे कि मुंबई में इसके मेन हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शक्तिकांत दास के बारे में। वैसे हमने बता दिया है मैंने आपको कि ये इनके 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि हु इशूड 1 रुपी कॉइन इन इंडिया, यानी कि 1 रुपये का कॉइन या जो सिक्का होता है वो कौन जारी करता है, तो वो करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा वो जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें आरबीआई का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी बाकी करेंसीज जो होती हैं आपकी वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं, लेकिन आपका जो 1 रुपये का सिक्का होता है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जिसके कि मिनिस्टर कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण इसकी मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। और जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं इनके पे साइन होते हैं, मतलब जो आपका 1 रुपये का सिक्का होगा उस पर आपके आरबीआई के गवर्नर के साइन ना मिलके आपको फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखना है आपको, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आपका 1 रुपये का सिक्का जारी किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारी जितनी भी चीज़ें थी सारी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।